चैप्टर 8, यस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करेंगे। नाम है इश्यू ऑफ कैपिटल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। क्या मैं इसे शॉर्टकट में ICDR बोल सकती हूँ? हम पढ़ रहे हैं सेबी के रेगुलेशन, जैसे कि पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था। सेबी के रेगुलेशन वो भी था और ये भी था, लेकिन वो सेबी के रूल्स रेगुलेशंस क्या है? अगर मेरी कंपनी स्वेट इक्विटी इशू करती है या फिर एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम्स लेकर आती है, जैसे स्टॉक परचेज स्कीम, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, तो मुझे वो सेबी के रेगुलेशन फॉलो करना है। लेकिन मेरी कंपनी इश्यू लेकर आ रही है, मेरी कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। अगर मेरी कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है तो यस, आपको ये फॉलो करना है। क्या बस आईपीओ? नहीं, आईपीओ के अलावा भी बहुत सारे टाइप के इश्यूज होते हैं। तो सारे टाइप के इशू, इसीलिए इन्होंने स्पेसिफिक नहीं बोला आईपीओ, क्या बोला है? इशू ऑफ कैपिटल। कोई भी टाइप ऑफ इशू आप लेकर आते हो तो आपको सेबी के ICDR रेगुलेशन फॉलो करना है, ठीक है? तो इश्यू ऑफ कैपिटल रेगुलेशंस क्या बोलते हैं? आपको बहुत सारे डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे। तो चलो आओ स्टार्ट करें। जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या दिखता है? रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। प्लीज इस ईयर को याद करना। नाम फिर से, सेबी इश्यू ऑफ कैपिटल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018। नाम से काम समझो, 2000 अगर 18 लिखा है दैट मीन्स ये 2018 में आया, ठीक है? प्लीज इसका ईयर और इसका नाम दोनों याद रखना है। वापस से हम क्या पढ़ रहे हैं? सेबी ICDR रेगुलेशन 2018। ICDR का फुल फॉर्म इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट 2018। डन। चलो, इंट्रोडक्शन यहाँ पर कुछ नहीं, इधर उधर की बातें बोली जा रही है। सीधा जो जो अभी हमें पढ़ना है, टाइप्स ऑफ इश्यू। तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है किस किस इशू की बात कर रहा है? अभी सर्कल को थोड़ी देर से देखेंगे। ये फ्लो चार्ट जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं, ये ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन है। वो सर्कल वाला प्रेजेंटेशन आपको समझ में आ जाएगा। पहले आओ इसे समझेंगे। कंपनी, यहाँ पे अभी हम जो हेडिंग पढ़ रहे हैं, तो क्या था? टाइप ऑफ इशू। कंपनी किस किस टाइप के इशू लेकर आ सकती है। डन। चलो, तो सबसे पहला टाइप क्या लिखा है? पब्लिक इशू। व्हाट डू मीन बाय पब्लिक इशू? मैं कंपनी पब्लिकली इशू लेकर आ रही हूँ, ठीक है? चलो, दूसरा क्या लिखा है? राइट इशू। वेरी 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 गुड। मैं पब्लिक इशू लेकर आई हूँ। पब्लिक, जनता, तुम लोग जनता हो, तुमको मैं इशू लेकर आई, ठीक है? तुम लोग सब मेरी कंपनी के क्या बन गए? शेयर होल्डर बन गए, ठीक है? मैं चाहूं तो तुम्हारे पास वापस से आ जाऊं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास वापस से जाकर अगर इशू लेकर आते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? राइट इशू, ठीक है? अगर मैं पब्लिक इशू की बात करूं, मैं पब्लिक इशू की बात करूं तो मैं जनता के पास आई हूं। जनता के पास मैं पहली बार भी आ सकती हूँ और बार बार भी आ सकती हूँ। जब मैं पहली बार आऊंगी तो इसे हम क्या बोलेंगे? इनिशियल पब्लिक ऑफर। पहली बार आई तुम्हारे पास पब्लिक इशू, तुमको पब्लिक इशू बोलूंगी। पहली बार आए तो पब्लिक इशू किसका लाई हो? आईपीओ लेके आई। इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अगर मैं बार बार आ रही हूं, अगर मैं बार बार आ रही हूं तो फुल फॉर्म क्या होगा? फर्दर पब्लिक ऑफर। वापस जनता के पास पहली बार गई, क्या बोलेंगे? पब्लिक इशू, पब्लिक इशू, ठीक है? पहली बार जाने को हम क्या बोलते हैं? आईपीओ लेकर आए, इनिशियल पब्लिक ऑफर। बार बार अगर जाएंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? फर्दर पब्लिक ऑफर। राइट इशू, राइट इशू मतलब क्या है? तुम तो शोल्डर बन चुके हो, वापस से तुम्हारे पास आती हूँ, दैट वाज एग्जिस्टिंग शोल्डर के पास अगर आप वापस जाते हो तो उसे हम राइट इशू बोलते हैं, ठीक है? चलिए, अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट। क्या लिखा है? बोनस इश्यू। मैं आपको शेयर्स दे रही हूँ, एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर को ही दे रही हूँ, लेकिन बोनस के फॉर्म में दे रही हूँ। कंपनी की अपनी पॉलिसी है, कंपनी को खुद से अगर क्या करना है? बोनस देना है तो यस, वो बोनस दे सकती है। वो खुद से डिसाइड करी उसे बोनस देना है कि नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों के दोनों क्या है? एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर की बात कर रहे हैं। दोनों के दोनों किसकी बात कर रहे हैं? एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर की बात कर रहे हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस है, राइट इशू और बोनस इशू में डिफरेंस है। राइट इशू में बोला जा रहा है कि भैया हमें पैसे की जरूरत है, ये पकड़ो शेयर सर्टिफिकेट और प्लीज हमें दे दो पैसे। लेकिन ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है। पब्लिक इशू में न्यू इशू लेकर आ रहे हैं, न्यू शेयर होल्डर्स आ रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? लेकिन राइट इशू में क्या हो रहा है? एग्जिस्टिंग। बोनस में क्या आ रहा है? एग्जिस्टिंग। हाँ, गुड। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि एग्जिस्टिंग शोल्डर में मैं तुमसे पैसे ले रही हूँ, लेकिन बोनस में पैसे नहीं दूंगी? क्यों? मैं हद हो गई, मुझे कोई पैसे वैसे नहीं देने, ठीक है?
मैंने आपको और एक्स्ट्रा शेयर्स दे लेकिन बदले में आपसे पैसे लिए क्या नहीं, तो बोनस जो शेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री। ठीक है, फ्री। मैंने इसमें पैसे नहीं लिए। बात समझ में आ रही है? तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों एग्जिस्टिंग शोल्डर की बात करें, लेकिन एग्जिस्टिंग शोल्डर को जब मैंने दिया और पैसे लिए तो राइट इशू है, लेकिन बोनस में क्या है, कोई पैसे नहीं दिया, जस्ट तुम्हें बांट दिए। ठीक है, उसकी पूरी कैलकुलेशन डिटेल में समझेंगे कि भैया किस तरीके से कंपनी ने बोनस पकड़ा कर तुम्हें धोखा दिया है। ये वही धोखे की बात हो रही है कि भैया हमारे पास अच्छा खासा कैश रखा था, डिविडेंड में दे सकते थे, लेकिन डिविडेंड ना देकर हमने क्या कहा कि भैया ये लो शेयर्स रखो, क्या करो ये सारे के सारे शेयर्स रखो, हम आपसे एक पैसा नहीं ले रहे, लेकिन एक्चुअल में वो पैसा का सेटलमेंट किया कैसे है, आपका जो वो कैश दिख रहा था उससे सेटलमेंट क्या है, तो वो प्रॉपर डिटेल में आगे चलकर पढ़ेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? अभी हम मीनिंग पढ़ रहे, क्या बोनस इश्यू समझ में आया? नेक्स्ट क्या लिखा है बताओ, क्या लिखा है, प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब क्या होता है समझना, सेलेक्टेड लोगों को देना। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, सेलेक्टेड लोगों को देना। मैंने कुल 50 लोगों को सेलेक्ट कर लिया है, ये 50 कुछ बड़े प्लेयर्स है, अंबानी को सिलेक्ट कर लिया, भैया अंबानी जनता वंता को नहीं देना मुझे, मैं पब्लिक इशू नहीं लेकर आऊँ, शार्क टैंक बोल सकते हो है ना। हम प्राइवेट प्लेसमेंट करें, कुछ ग्रुप ऑफ पर्संस को सिलेक्ट किया है कि भैया हम आपको क्या कर रहे हैं, आपको ये शेयर्स दे रहे हैं, बदले में हमें पैसे दीजिए। तो अभी हमने 4 टाइप पढ़े। सबसे पहला टाइप क्या है, पब्लिक इशू। पब्लिक इशू में हम एक तरीके से न्यू जनता को अप्रोच करें, नए शोल्डर्स को अप्रोच करें। राइट इशू में हम क्या कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग शेल्डर को अप्रोच कर रहे हैं, जिसने ऑलरेडी हम पे पैसा दे चुका है, हम पे भरोसा किया। बोनस इशू भी एग्जिस्टिंग को दे रहे, लेकिन बदले में कोई पैसा नहीं ले रहे। और प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब सिलेक्टेड लोगों को दिया जा रहा है। पब्लिक इशू की बात की जाए तो पब्लिक इशू के अंदर 2 टाइप आते हैं, आईपीओ और एफपीओ। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, और एफपीओ का फुल फॉर्म होता है फर्दर पब्लिक ऑफर। पहली बार आती हूँ, फर्स्ट टाइम आती हूँ जनता के पास आईपीओ, बार बार आती हूँ सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, 50th टाइम, सारी चीजें एफपीओ। क्लैरिटी है? चलो और थोड़ा डिटेल में जाएंगे, थोड़े बहुत बेसिक्स तो फिर भी क्लियर थे, डिटेल में जाएंगे। आईपीओ की अगर मैं बात करूं तो आईपीओ के अंदर 2 सेगमेंट दिख रहे हैं, क्या लिखा है, फ्रेश इश्यू, और दूसरा क्या लिखा है, थोड़ा आप समझेंगे, फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल। फ्रेश इशू मतलब क्या, नए शेयर्स दिए हैं, एकदम फ्रेश शेयर है ना, अगर फिजिकल फॉर्म में अगर मैंने प्रिंट किए तो एकदम नए शेयर्स तुम्हें दे दिए। ठीक है, मैंने कहा ऑफर फॉर सेल, मैं रॉकेश अभिषेक सर, हमारी ये कंपनी फ्रेश इशू लेकर आई, आप लोग को दिया, तो आप लोग हमारी कंपनी के शेयर होल्डर बन गए। ठीक है, तो रॉकेश सर, मैं और अभिषेक सर हम तो शेयर होल्डर हैं ही, अब साथ में आप लोग भी शेयर होल्डर बन गए, फ्रेश इशू। ठीक है, मैंने कहा कि मैं ये शेयर होल्डिंग छोड़ रही हूँ, या फिर मेरे पास जो 20% था उसमें से 10% मैं तुम्हें दे रही हूँ वापस, नए शेयर नहीं लेकर आ रही हूँ, अपने पुराने शेयर्स तुमको दे रही हूँ वापस वापस वापस, नए शेयर्स नहीं दे रही हूँ मैं, अपने पुराने शेयर्स, क्या मैं इसको सेकंड हैंड शेयर बोल सकती हूँ? मेरे पास जो 20,000 शेयर थे उसमें से मैंने 10,000 दिए तुम लोगों को, जनता को ही दिए, लेकिन अपना जो ऑलरेडी मुझे इशू हो चुका था उसे मैं क्या बोलूंगी, ऑफर फॉर सेल। क्या ये बात समझ में आ रही है? सेकंड हैंड शेयर्स बोल सकती हूँ वापस। पब्लिक इशू मतलब क्या, मैं जनता के पास पहली बार इशू लेकर आई। ठीक है, पहली बार लेके आई तो पब्लिक इशू की 2 वैरायटी, आईपीओ और एफपीओ। फर्स्ट टाइम लेकर आई तो इनिशियल पब्लिक ऑफर, बार बार लेकर आई तो फर्दर पब्लिक ऑफर। अब मैं अगर आईपीओ की मैं बात करूं तो आईपीओ में अगर मैंने फ्रेश इशू आपको दिया तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेश इशू, मतलब नए शेयर्स मैंने आपको दिया तो फ्रेश इशू बोलेंगे। लेकिन अगर मैं आपको पुराने शेयर्स देती हूँ, कंपनी ने पहली बार जब इशू किया था तो मुझे रॉकेश अभिषेक सर को दिया था शेयर, लेकिन मैं अपने में से अपना कुछ पोर्शन तुम्हें अगर दे रही हूँ, जनता को दे रही हूँ, मैं चाहूँ तो प्राइवेटली बेच भी तो सकती हूँ ना। मैंने कहा कि मैं विधि को दूंगी अपने, मेरे पास 20,000 शेयर्स है, मैं अपने आधे शेयर्स 10,000 विधि को दे दूंगा, 10,000 अपने पास रखूंगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो पुराने शेयर्स में ऐसे भी दे सकती हूँ, लेकिन मैंने कहा कि नहीं भैया ऐसे नहीं देना है, मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म में देना चाहती हूँ, जब कंपनी इशू लेकर आएगी मैं तब देना चाहती हूँ, तो यस, जनता को भी पुराने शेयर्स दिए जा सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑफर फॉर सेल। क्या कंसेप्ट क्लियर है? सेम विथ फर्दर पब्लिक ऑफर। फर्दर पब्लिक ऑफर मतलब क्या, बार बार मैं आपके पास आई हूँ, लेकिन इसके अंदर भी 2 सेगमेंट है, फ्रेश और ऑफर फॉर सेल। तो जब मैं सेकंड टाइम या थर्ड टाइम फोर्थ टाइम आई हूँ, उसमें अगर मैं नए शेयर्स दे रही हूँ तुम्हें तो फिर फ्रेश इशू, अगर मैं सेकंड हैंड शेयर्स दे रही हूँ तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑफर फॉर सेल। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? फ्रेश भी हो सकता है, और क्या, सेकंड हैंड भी, उसके 2 सेगमेंट तो पड़ रहे।
चलो मेरी बात समझो, तुम लोग को कंफ्यूजन क्या है अब समझो। मेरी कंपनी पहली बार 1 लाख लेकर आई, समझना समझना समझना, पहली बार लेकर आ रही है, 1 लाख लेकर आ रही है जनता के पास, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे बोलूंगी मेरे जो ये 1 लाख है, मेरे जो ये 1 लाख है जनता को लेकर आ रही हूँ, तो कैसे पब्लिक ऑफर बोलेंगे? यस और नो? पब्लिक ऑफर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? पहली बार जनता को लेकर आई हूँ तो इसे मैं क्या बोलूंगी? आईपीओ बोल दूंगी, ठीक है। दोबारा से जरूरत पड़ गई मुझे, समझना, दोबारा से जरूरत पड़ गई, 1 लाख और चाहिए, फिर से 1 लाख और लेकर आई हूँ। क्या ये पब्लिक ऑफर है? हाँ ये पब्लिक ऑफर है, लेकिन ये कौन सा पब्लिक ऑफर है? फर्दर पब्लिक ऑफर, समझना। अब अगर मैं इन 1 लाख की बात करूं, इस 1 लाख में 50,000 शेयर फ्रेश दे रही है। फ्रेश मतलब क्या? अपना पेड अप कैपिटल बढ़ा रही है, ठीक है। और 50,000, चलो 70 कर देते हैं इसे, ठीक है। 70,000, मैं इस 1 लाख की बात कर रही हूँ, 70,000 जो शेयर्स है वो न्यू प्रिंट करके तुम्हें दे रही है, और 30,000 जो बचे हैं वो मैं अपना खुद का पोर्शन तुम्हें निकाल के दे रही हूँ। ये सेकंड हैंड क्यों हो गए? क्योंकि मेरे पास जो मेरी शेयर होल्डिंग थी उसमें से मैं आपको 30,000 दे रही हूँ। तो क्या ये बात समझ में आई? इसे मैं क्या बोलूंगी? फ्रेश इश्यू। इसे मैं क्या बोलूंगी? फ्रेश इश्यू। और ये क्या बोलूंगी मैं? ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल, मैंने अपना जो शेयर है ऑफर किया है बेचने के लिए, तो ये सेकंड हैंड हो गया। क्यों सेकंड हैंड? क्योंकि मैंने अपने 30,000 दिए, कंपनी फ्रेश इश्यू जो लेके आ रही है वो बस 70,000 का लेके आ रही है, मतलब जो उनकी बैलेंस शीट में जो पेड अप कैपिटल होगा वो 70 का दिख रहा होगा, 30 का दिख रहा होगा कि 1 लाख का दिख रहा होगा? बताओ। 70 का दिख रहा होगा। बैलेंस शीट में क्या दिखेगा? हमने इशू कितने का किया? 70। क्योंकि क्या 1 लाख का दिखाएंगे क्या? नहीं। क्यों 1 लाख का नहीं दिखाएंगे? क्योंकि उसमें से 30 तो क्या है? क्या ये बात समझ में? जब भी आईपीओ आता है ना तो आपको थोड़ा सा डिटेल देखना पड़ेगा, उसमें फ्रेश कितना है और पुराना कितना है। पुराना मतलब कंपनी के प्रमोटर्स ही बेच रहे हैं, या कंपनी का कोई शेयर होल्डर्स है वही पुराना बेच रहा है। क्या ये बात समझ में आई? सेम नेक्स्ट ईयर हम लेके आते हैं एफपीओ, कितने का लाते हैं? 1 लाख का लाते हैं। कितने का लाते हैं? 1 लाख का। अब इसमें से हम कह रहे हैं, इसमें भी दो सेगमेंट है, एक है फ्रेश इशू और दूसरा क्या है? ऑफर फॉर सेल। इसमें भी सेम सिचुएशन है, मुझे दोबारा पैसे की जरूरत पड़ी, ठीक है। अब मुझे बताओ जो ये 70,000 रुपीज है ये किसको मिलेंगे? जनता को। अगर हमने फ्रेश इशू दिया तो बदले में जो तुम्हारा पैसा, ये पैसा किसको मिलेगा? कंपनी को। लेकिन जो ये पुराने शेयर है जो मैंने अपने प्रमोटर में से तुम्हें दिए हैं, ये पैसा कंपनी को मिलेगा कि मुझे मिलेगा? मुझे मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसीलिए बैलेंस शीट में बस 70,000 दिखेगा, 30,000 नहीं। मैं जो प्राइवेटली दे सकती थी मैंने ये रास्ता नहीं चुना, ये मैंने कहा भैया पब्लिक इशू आ ही रहा है ना, साथ में अपना भी मिक्स कर दो ना, बस इसका जो पैसा ये मुझे पर्सनल मेरे पॉकेट में जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? पक्का। सेम सिचुएशन एफपीओ के लिए, 1 लाख फिर से लेकर आते हैं। अब कंपनी 50,000 लेके आ रही है फ्रेश इशू, लेकिन यहां पर फिर से कोई है, रॉकी सर है, अभिषेक सर है, कोई भी है, ये लोग क्या कर रहे हैं? अपने शेयर्स मार्केट में बेच रहे हैं। क्या ये बात समझ में है? तो ये 50,000 कर रहे हैं। तो अब मुझे बताओ बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे? फर्दर पब्लिक ऑफर इशूड कैपिटल में क्या आएगा? 50,000। अब देखो 50-50 में कंफ्यूजन हो जाएगी, है ना, इसलिए इसको मैं 60 कर देती हूँ और यहाँ 40 कर देती हूँ, है ना। फ्रेश इशू दिखेगा बैलेंस शीट में, क्यों? क्योंकि ये ऑफर फॉर सेल फॉर एग्जाम्पल रॉकी सर लेके आए हैं, तो रॉकी सर के पॉकेट में जाएगा, कंपनी को नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? अब कंसेप्ट क्लियर है? अब सेकंड हैंड क्या है? पहली वाली सिचुएशन में सेकंड हैंड क्या है? 30,000, और सेकंड वाली सिचुएशन में क्या है? 40,000। क्लैरिटी है? हाँ। अब देखो न्यू कंपनी मतलब क्या? आज ही इनकॉर्पोरेट हुई है, एफपीओ लाना अलाउड नहीं है तुम्हें। अभी हम कंडीशंस पढ़ेंगे, आईपीओ एफपीओ कुछ भी लाना अलाउड नहीं है तुम्हें। अभी हम कंडीशंस पढ़ेंगे। कोई भी कंपनी लिस्ट होने आ रही है, आज इनकॉर्पोरेट हुई, कल लिस्ट नहीं होती है, कम से कम 3 साल पुरानी होनी चाहिए, तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो इशू किया ही होगा, ठीक है। अभी वो कंडीशन हम आएंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। हाँ, नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें एग्जिस्टिंग शोल्डर अपना शेयर्स बेच रहा है। हाँ, अगर मैंने बेचा तो पैसे भी मुझी को मिलने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का पक्का। हाँ। हम्म। यस। नहीं, मैं जनता से 1 लाख लूंगी लेकिन कंपनी अपने अंदर बाइफरकेशन कर देगी। हाँ, पता सब रहता है। अब देखो तुमको अब पता चल जाएगा।
डिस्क्लोज भी आता है, डिस्क्लोजर भी आता है। मैं आपको प्रॉपर, जब ये पूरा चैप्टर पढ़ लोगे, मैं प्रॉपर तुम्हें जो आईपीओ आया उसे रीड करना सिखाऊंगी। उसमें साफ साफ लिखा रहता है, प्रोस्पेक्टस में साफ लिखा रहता है 70,000 इज फ्रेश और 30,000 ऑफर फॉर सेल। ये साफ लिखा होता है, लेकिन नॉर्मल इंसान के लिए ये समझना इतना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, तुम अब एलिजिबल हो इसे समझने के लिए। तुम आईपीओ पढ़ोगे, उसमें डिस्क्लोजर रहता है, तुम समझ सकते हो। कुछ सिद्धार्थ पूछ रहे हैं? नहीं, कोई वैल्यू डाउन नहीं होने वाली है। हाँ, अब एक लिमिट होती है प्रमोटर की, उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। अदरवाइज प्रमोटर के पास अगर ज्यादा है तो वो दे सकता है, कोई इशू नहीं है। तुम जानकार हो, तुम्हें अगर ऐसी कैलकुलेशन करनी है, ये समझदारी अगर तुम्हें दिखानी है, तो हाँ, लोग जो मार्केट में ओवरव्यू निकालते हैं ना कि ये प्रमोटर को हम बहुत टाइम से देख रहे, बार बार निकाल रहे, तो जो सिद्धार्थ ने बोला ये सोचा जा सकता है, लेकिन एक लिमिट तक होती है। एक लिमिट के बाद प्रमोटर को बेचना भी अलाउड नहीं है। क्लियर है? हाँ, प्राइस कंपनी की ही सेम जाएगी, अलग नहीं। खुद से पर्सनल बेचना तो जो प्राइस डिसाइड करना था कर, लेकिन अगर तुम जनता के साथ आ रहे हो तो प्राइस सेम रहेगी। क्लियर है? क्लियर है? और किसी का कोई डाउट? चले वापस। तो सबसे पहले इशू कितने टाइप के हैं? 4 इशू। कितने टाइप के हैं? 4। पहला क्या बोला? पब्लिक इशू। दूसरा क्या बोला? राइट इशू। तीसरा क्या बोला? बोनस इशू। नेक्स्ट क्या बोला? प्राइवेट प्लेसमेंट। जब मैं आ रही हूं पब्लिक इशू में, ध्यान देना, पब्लिक इशू में भी 2 पार्ट। पहला क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर, और दूसरा क्या है? फर्दर पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर में भी फ्रेश होते हैं और ऑफर फॉर सेल होती है। फर्दर पब्लिक ऑफर में भी फ्रेश होते हैं और ऑफर फॉर सेल होते हैं। मतलब नए शेयर्स भी लाए जा सकते हैं और पुराने भी। जो वो पुराने शेयर होल्डर्स होते हैं वही अपना कंपनी के साथ लेकर आएंगे। सब कुछ बिक ही रहा है तो चलो मेरा भी बिक जाए साथ में। प्रॉपर दिखता है? नहीं, पोर्टफोलियो किसके पॉइंट ऑफ से बोलो? इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ से। तुमको क्या लेना देना नया शेयर है पुराना शेयर है? तुम्हारे पास तो शेयर है ना। वो तो कितना घूम कर आता है। मैंने रिलायंस की कंपनी के शेयर खरीदे, मैं इन्वेस्टर हूँ, विधि ने खरीदा, विधि से। भाई दिन भर में इतने ट्रांजेक्शन होते हैं, सब तो सेकंड हैंड है। सेकेंडरी मार्केट का नाम ही सेकंड हैंड है। नहीं दिखता। फर्स्ट टाइम बस आईपीओ में होता है, अदरवाइज दिखेगा, दिखता ही नहीं है, उससे लेना देना ही नहीं है। क्या करोगे इससे मुझे बताओ? जमीन गाड़ी में दिख रहा है तो फिर ठीक है। ठीक है, यहाँ स्टॉक मार्केट में कितने फ्लक्चुएशंस है भाई, 100 फ्लक्चुएशंस देखकर क्या करोगे? इससे कुछ लेना देना तो है भी नहीं। ठीक है, चलो पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आती हूँ किसमें? राइट इशू समझ में आ गया, पब्लिक इशू अच्छे से समझ लिया, राइट इशू समझ में आ गया, चलो बोनस समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो आपको समझने की जरूरत है, प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? मैंने कुछ सिलेक्टेड लोगों को, है ना, प्राइवेटली दे दिया, जनता को नहीं दिया। जनता मतलब क्या? सबके लिए ओपन हो गया। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब क्या? पब्लिक को नहीं, मैंने लोगों को सिलेक्ट किया कि भैया तुमको मैं ऑफर दे रही हूँ, आओ मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदो। सबकी मर्जी है, अगर इंटरेस्ट आएगा तो वो खरीदेंगे, अदरवाइज नहीं। तो प्राइवेट प्लेसमेंट में 2 टाइप होते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट में कितने टाइप होते हैं? 2। सबसे पहला टाइप आपको क्या दिख रहा है बताओ? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बोलो, प्रेफरेंशियल इशू बोलो। ठीक है। दूसरा आपको क्या दिख रहा है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। लेकिन क्योंकि स्टार्टिंग के चैप्टर्स में आप क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर पढ़ चुके हो, तो अगर मैं ये बोलूं कि जो मैंने लोगों को सिलेक्ट किया है वो सिलेक्टेड लोग कौन है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट किया मैंने। वापस, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की वो लंबी चौड़ी लिस्ट, म्यूचुअल फंड याद आ रहे हैं तुम्हें? लंबी चौड़ी लिस्ट आ रही है, बैंक, शेड्यूल कमर्शियल, पेंशन फंड, स्कीम वगैरह सब। मेरी कंपनी ने तुम सबको जो सिलेक्ट किया, तुम सबके सब क्या हो? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर हो, तो इसे हम बोलेंगे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। प्राइवेटली सिलेक्ट किया ना तुम्हें। ये टाइप समझ में आ गया? आओ, ये क्या है? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है। क्या हमने इक्विटी और प्रेफरेंस इशू सुना है? 2 टाइप के इशू बचपन से पढ़ रहे हो ना भैया, कॉमर्स के बच्चों। एक इक्विटी होता है, दूसरा प्रेफरेंस होता है। ठीक, इक्विटी मतलब क्या? ओनरशिप। और प्रेफरेंस मतलब क्या होता है? प्रेफरेंस देना। 2 प्रेफरेंस मिलती थी, डेफिनेशन, वाइंडिंग अप के टाइम पे और डिविडेंड के टाइम पे। वो प्रेफरेंस इशू नहीं है ये। अभी पढ़ते पढ़ते दिमाग वहीं चला जाएगा, और ये तो प्रेफरेंस इशू है क्या? ये प्रेफरेंस इशू नहीं। टर्म अच्छे से देखो, क्या लिखा है? प्रेफरेंशियल लिखा है। नहीं नहीं, ये कभी कभार क्या करेंगे, अलॉटमेंट की जगह इशू लिख देंगे, लेकिन वो नहीं देखना है। आपको क्या देखना है? प्रेफरेंशियल और प्रेफरेंस। वापस वापस वापस। एक होता है प्रेफरेंस, इक्विटी प्रेफरेंस वाला,
प्रेफरेंस वो जिसमें दो प्रेफरेंस मिलती है, डिविडेंड वाला और वाइंडिंग अप वाला। ये लिखा है प्रेफरेंशियल, इससे तुम्हें डिफरेंशिएट होगा, इससे तुम्हें याद रहना चाहिए, क्योंकि बुक में प्रेफरेंशियल इशू लिखा है तो तुम वापस से उसमें चले जाओगे, ठीक है। ये प्रेफरेंशियल इशू बोल रहे हैं कि भैया क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को नहीं, क्या है, हमने कुछ सिलेक्टेड लोगों को प्रेफरेंस दिया, दैट्स इट। इस प्रेफरेंशियल इशू का मतलब क्या है, वापस इस प्रेफरेंशियल इशू का मतलब क्या है, मैंने कोई भी लोगों को सेलेक्ट किया है और उनको ये ऑफर दिया। लेकिन अगर मैंने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को दिया तो उसे हम बोलते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? अगर अदर देन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर है तो प्रेफरेंशियल इशू हो गया, ठीक है। अगर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को दिया है तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट हो गया। तो ये थे आपके चार टाइप। वापस से कितने टाइप के इशू होते हैं? चार। पहला पब्लिक इशू, दूसरा राइट इशू, तीसरा बोनस इशू, नेक्स्ट प्राइवेट प्लेसमेंट। समझ में आ गया? पब्लिक इशू के बाइफर्केशन में जा रहे हैं। पब्लिक इशू दो टाइप के होते हैं, पहला आईपीओ, दूसरा एफपीओ। आईपीओ में दो बाइफर्केशन है, फ्रेश और ऑफर फॉर सेल। एफपीओ में दो बाइफर्केशन है, फ्रेश और ऑफर फॉर सेल। अब राइट इशू एग्जिस्टिंग शोल्डर को दे रहे लेकिन पैसे ले रहे। बोनस इशू एग्जिस्टिंग शोल्डर को दे रहे लेकिन पैसे नहीं, पैसे वो बैलेंस शीट में अलग तरीके से घुमाते हैं, बाद में डिटेल में जाएंगे। प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेटली लोगों को हम सेलेक्ट करते हैं। अब दो पैटर्न है, पहला प्रेफरेंशियल इशू या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। दो टर्म बार बार ये खुद आपकी बुक चेंज करती रहेगी लेकिन दोनों का मतलब सेम है। हमने कुछ लोगों को सेलेक्ट किया है जो अदर देन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर है। अगर मैंने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को सेलेक्ट किया है तो वो क्या होगा? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, सॉरी, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है? पक्का? यहां किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लो, क्योंकि आगे चल के इसकी और गहराइयों में जाएंगे। क्लियर है? कोई भी पुराने शेयर्स, कोई भी इंटरेस्टेड है, पुराने शोल्डर्स भी, जैसे मैं रॉकेश अभिषेक सर हमने कहा प्रमोटर, लेकिन हमारे अलावा भी कोई दूसरे भी शोल्डर्स है वो भी अपने शेयर्स को दे सकते हैं। तुम हमारी कंपनी का बड़ा शोल्डर बन गया, तुम दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एनी अदर भी कवर है। हाँ सिद्धार्थ, कंपनी की मर्जी होती है बोनस किसको देने की, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट सबको दी जाती है, सबको दी जाती है, ठीक है। क्लियर है? बड़े आगे चलो। तो यहां पर हमारा स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन। अब यहां से तुम एलिजिबल हो इनको पढ़ने के लिए। सबसे पहले उन्होंने बोल रखा है टाइप ऑफ इशू। सबसे पहला टाइप इन्होंने क्या बता दिया? आईपीओ। दूसरा क्या बताया? एफपीओ। फिर क्या बताया? बोनस इशू। फिर राइट इशू। फिर प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या लिखा है? प्रेफरेंशियल इशू। ये मत समझना इशू लिखा है तो प्रेफरेंस में, वो प्रेफरेंस था, प्रेफरेंशियल टीआईए लग जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। चलो, और फिर क्या लिखा है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। इन्होंने अच्छे तरीके से नहीं बाइफरगेट किया है, मैंने आपको अच्छे तरीके से बाइफरगेट कर दिया। तो प्लीज स्टिकी नोट्स लेना, अपनी बुक में चिपकाना। बच्चों प्लीज वहीं उसी जगह पे चिपकाओगे और वही देखोगे, ज्यादा अच्छा है। डन? प्लीज मॉड्यूल में ये आ जानी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, आ जाओ नीचे। यहाँ पे उन्होंने डिटेल में सब चीज को एक्सप्लेन किया है। आ जाओ। इनिशियल पब्लिक ऑफर समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इनिशियल पब्लिक ऑफर एक ऑफर होता है स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का बाय, क्या लिखा है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जरा सेकंड वाले पॉइंट में आ जाओ। फर्दर पब्लिक ऑफर, क्या लिखा है? ऑफर ऑफ द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी बाय दी, क्या लिखा है? लिस्टेड। ये कह रहा है मैं भी पब्लिक को दे रहा हूँ, ये भी बोल रहा है मैं भी पब्लिक में दे रहा हूँ, लेकिन डिफरेंस क्या है? ये क्या बोल रहा है? पहली बार आए हो ना, पहली बार आए हो ना, आप अनलिस्टेड हो, क्योंकि पहली बार आप शेयर्स लेके आओगे, अब इसे लिस्ट कराओगे। आईपीओ जब पहली बार आता है वो अनलिस्टेड कंपनी ही लेकर आती है, इसलिए जिसका भी तुम सुनते हो ना इस कंपनी का आईपीओ, इस कंपनी का आईपीओ, मतलब वो क्या कह रहे हैं? पहली बार आए हैं, पहली बार आए हैं, आज वो लिस्ट होंगे। इसीलिए जब भी लैंग्वेज पढ़ोगे कि भैया आईपीओ, आईपीओ लाने वाला कौन होता है? अनलिस्टेड। और एफपीओ लाने वाला कौन होता है? लिस्टेड, क्योंकि आईपीओ लेके आ चुका है ना। अब मैं ये शेयर्स मैं लेकर आ रही हूँ पहली बार, मैंने ये आपको दिया। अब मैं इसे क्या करूंगी? बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में क्या कर दूंगी? इसे लिस्ट कर दूंगी। तो पहली बार अब लिस्ट होगी ना। अब मैं एफपीओ लेके आऊंगी, एफपीओ भी यही है, लाई हूं शेयर्स तुमको दे रही हूँ और इसे लिस्ट कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि पहले से मेरे शेयर्स ऑलरेडी लिस्ट है इसीलिए टर्म यूज किया जाता है लिस्टेड, और आईपीओ में टर्म यूज किया जाता है अनलिस्टेड। कंसेप्ट क्लियर है? वापस आईपीओ क्या है? आईपीओ ऑफर किया जाता है स्पेसिफाइड सिक्योरिटी बाय दी अनलिस्टेड कंपनी टू दी पब्लिक फॉर दी सब्सक्रिप्शन, ठीक है। इंक्लूड, इंक्लूड क्या लिखा है? ऑफर फॉर सेल, मतलब ये फ्रेश भी लाता है और ये आईपीओ में पुराने भी लाता है, ठीक है। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी पब्लिक बाय दी एग्जिस्टिंग, ये वही बोल रहा है। अब वो एफपीओ समझाने लगा आपको। क्या समझा रहा है? कि जो एग्जिस्टिंग होल्डर होता है सिक्योरिटीज का, अनलिस्टेड इशूअर का, वो क्या करता है? आईपीओ में वो ऑफर अपनी खुद की सिक्योरिटीज दे रहा है। कंसेप्ट क्लियर है? सेम विथ एफपीओ।
एफपीओ में ये समझ में आ गई, पहली लाइन समझ में आ गई, ठीक है। इन अदर वर्ड्स अनदर इश्यू ऑफ द पब्लिक ऑफर किसको दिया जा रहा है, एग्जिस्टिंग शोल्डर सेलेक्टेड ग्रुप पर्सन लिस्टेड, यहाँ पे इन्होंने ये ब्लोअर ऑल्सो इंक्लूड क्या, ऑफर फॉर सेल, जो हमने वो प्रेजेंटेशन पढ़ा था कि फ्रेश दे सकते हैं और साथ में क्या दे सकते हैं, ऑफर फॉर सेल दे सकते हैं। पहले बताओ क्या ये दोनों की लैंग्वेज समझ में आ गई है, पक्का? करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है अदर वर्ड अनदर इश्यू टू द पब्लिक, अदर देन लिखा है, अदर देन मतलब फ्रेश बोला है, पहले क्या बोल दिया अदर देन, मतलब वो किसकी बात कर रहा है, न्यू शेयर्स की बात कर रहा है, फिर ऑल्सो इंक्लूड बोल के, हाँ, और टू दी सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन बाय द लिस्टेड पर्सन रेफर टू फर्दर पब्लिक ऑफर ऑल्सो इंक्लूड ऑफर फॉर सेल स्पेसिफाइड सिक्योरिटी एग्जिस्टिंग। तो ये जो दो बातें बोली वो पहले वाले सेंटेंस में क्या बोले, नए शेयर्स ला रहे, जिसमें हम एग्जिस्टिंग शोल्डर को नहीं दे रहे। दूसरी वाली लाइन में क्या बोल रहा है कि भैया ऑफर फॉर सेल कौन लेकर आता है, एग्जिस्टिंग होल्डर ही अपना एक पोर्शन दे रहा है। क्या लैंग्वेज रीड करके समझ में आ रहा है, रीड करो और मुझे बताओ समझ में आ रहा है। पहले दोनों आईपीओ का भी रीड करेंगे, एफपीओ का भी रीड करेंगे, और आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो सिंपल प्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया कि भैया फ्रेश और एक ऑफर फॉर सेल, दोनों उस प्रेजेंटेशन में भी लिखोगे तो आपको नंबर प्रॉपर तरीके से मिलेंगे। इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी कंफ्यूज करती है, समझ में आ गया, पक्का? पहले 2 पॉइंट समझ में आ गए। अगर फ्लो चार्ट समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बस मैं रीड करा रही हूँ, ठीक है, ये बस रीडिंग कर रहे। बढ़ू आगे बच्चों, क्या था राइट इश्यू, बताओ। इन्होंने कहा आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ इतनी डिटेल नहीं बताना है। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी बाय द कंपनी टू दी एग्जिस्टिंग शोल्डर एज ऑन दी रिकॉर्ड डेट, ठीक है। अब इन्होंने कहा एक रिकॉर्ड डेट होती है, एक डेट होगी जिसमें हम बोलेंगे कि भैया ये शोल्डर्स है। तुम लोग जानते हो स्टॉक मार्केट में बहुत फ्लक्चुएशंस है, आज शेयर्स मेरे पास है, आज फिर विधि के पास चले गए, विधि से भैया सांस्कृतिक विशेष के पास चला गया, इतने फ्लक्चुएशन से तो हम एक डेट फाइनल कर लेंगे। उस डेट में जिसका नाम रिकॉर्ड में होगा उसे हम एग्जिस्टिंग शोल्डर मानेंगे। मैंने बेचा विधि को, ठीक है, लेकिन जो डेट फाइनल हुई थी उस डेट में मैं शेयर होल्डर थी, उस डेट में कौन शेयर होल्डर था, मैं, तो ये ऑफर मुझे मिलेगा। अब अंदर की कैलकुलेशन बाद में पढ़ेंगे, तो दीदी कैसे क्या सेटलमेंट करेंगे, डिविडेंड किसको मिलेगा, ये सारी कहानी बाद में। अभी क्या समझ रहे हैं, एग्जिस्टिंग राइट इश्यू मतलब क्या होता है, एग्जिस्टिंग शोल्डर्स को देना, लेकिन क्योंकि इतना खरीदना बेचना चलता है तो एक रिकॉर्ड डेट से फाइनल किया जाएगा कि कौन है वो शेयर होल्डर जो कि एलिजिबल होगा। कुछ पूछ रही हो, नहीं, कंसेप्ट क्लियर है, पक्का? चलो, प्रेफरेंशियल इशू अभी बता चुकी हूं, प्रेफरेंशियल इशू लिखा है, प्रेफरेंस नहीं, ठीक है, शेयर लिखा है। तो प्रेफरेंशियल इशू का मतलब क्या होता है, लिस्टेड इशूअर इशू कर रहा है शेयर से कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, किसको, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं प्रेफरेंशियल इशू। वही सारी बातें घिसी-पिटी लिखी आगे, ठीक है। नेक्स्ट, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, क्या था क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, जब लिस्टेड एंटिटी किसको देती है प्राइवेटली, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को, एज पर रेगुलेशन फॉलो करके उसे हम बोलते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। और लास्ट है बोनस इशू, एडिशनल शेयर्स दिए जाते हैं एग्जिस्टिंग शोल्डर को बाय दी कंपनी। अब यहाँ इतनी डिटेल नहीं बताई है, ठीक है, डिटेल हम आगे चल के पढ़ेंगे कि भैया फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब कि आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा है क्योंकि बोनस दिया जा रहा है। बात समझ में आ गई? तो ये थे आपके सारे के सारे टाइप। नहीं, ये सब इसमें नहीं कवर होगी, ठीक है, नहीं, क्यों, क्योंकि जो प्रेफरेंशियल इशू है, एक्चुअल में यहाँ पे प्रेफरेंशियल इशू की हम डेफिनेशन आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये समझ में आ गया ना सेलेक्टेड लोग, अब सेलेक्टेड लोग में कौन कौन है और कौन कौन नहीं है ये डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे। अब हर टॉपिक का डिटेल पढ़ेंगे, तुम खुद देखोगे ये चैप्टर बहुत लेंथी है, ठीक है। हर टॉपिक अभी इंट्रोडक्शन लेवल में पढ़ रहे, फिर एक एक की गहराइयों में हम जाएंगे, ठीक है। चलो, लेकिन आपको जो प्रेजेंटेशन आपको याद होना चाहिए वो यही, सबसे पहला क्या है पब्लिक इशू, फिर क्या है राइट इशू, फिर क्या है बोनस इशू, फिर क्या है प्राइवेट प्लेसमेंट। पब्लिक इशू में दो बाइफर्गेशन, आईपीओ एफपीओ, आईपीओ एफपीओ दोनों में फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल, ठीक है। फिर प्राइवेट प्लेसमेंट में प्रेफरेंशियल इशू या फिर दूसरा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। क्लियर है, बढ़ो आगे, चलो। मीनिंग ऑफ द ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, अब इस रेगुलेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ मीनिंग समझना इंपॉर्टेंट है। मीनिंग लिखा है, डेफिनेशन नहीं। अक्सर मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ, मीनिंग मतलब जो नॉर्मली समझा जाता है, डेफिनेशन मतलब टू द पॉइंट, ठीक है। यहाँ मीनिंग की बात हो रही है,
ठीक, मीनिंग हम किस किस का समझेंगे, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट का, लेटर ऑफ ऑफर का, और क्या लिखा है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का। गुड, ठीक है, चलो वन बाय वन सबके मीनिंग समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। सिंपल अगर मैं बोलूं ऑफर डॉक्यूमेंट से क्या समझ में आ रहा है, ऑफर डॉक्यूमेंट मतलब क्या, प्रोस्पेक्टस बोल सकते हो, प्रोस्पेक्टस बोलूं, ऑफर डॉक्यूमेंट बोलूं, समझना मेरी कंपनी पहली बार आईपीओ लेकर आ रही है, ठीक, मैं ऑफर, अपनी कंपनी का नाम लिखूंगी, मेरी कंपनी 50 सालों से काम कर रही है, मेरी कंपनी में यही काम प्रोजेक्ट किए हैं, इतना हमारा इश्यूड कैपिटल है, अब हम जो पैसा तुम लोगों से मांग रहे हैं, ये मैं प्रोस्पेक्टस बना रही हूँ, ऑफर डॉक्यूमेंट बना रही हूँ, इसमें लिखा है कि मैं एक ब्रिज बनाने का प्लान कर रही हूँ जिसमें इतने करोड़ पैसे लगेंगे, इस कारण से मैं आईपीओ लेके आई हूँ और आपसे इतने करोड़ की मुझे रिक्वायरमेंट है। मतलब प्रोस्पेक्टस में मैं अपनी कंपनी की सारी अच्छी अच्छी बातें बताऊंगी और प्लस सारी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि किस पर्पस के लिए मुझे पैसा चाहिए आप लोगों से। आपको लगेगा अच्छा हाँ ये ब्रिज बन जाएगा ना, सीएस बनना है तो मॉड्यूल से तो बनना ही पड़ेगा। सीएस दुनिया देता है तीनों लेवल फ्रॉम दी ओनली मॉड्यूल। तो मार्केट में ये कंपनी बहुत ऊपर जाएगी। ये सब प्लान पढ़कर ही तुम मेरी कंपनी में पैसा लगाने का डिसाइड करोगे या फिर नहीं लगाने का डिसाइड करोगे, क्या ये बात समझ में आ रही है, बताओ। तो प्रोस्पेक्टस में सारी बातें लिखी रहती है, लेकिन जो ये प्रोस्पेक्टस है क्योंकि मेरी कंपनी बना रही है तो मैं तो झूठ भी लिख सकती हूँ, अच्छी अच्छी बातें लिखूंगी, खराब खराब बातें लिखूंगी ही नहीं। तो इसके लिए बैठा है हमारा सेबी। सेबी बोलता है कि भैया ये जो ऑफर डॉक्यूमेंट है, ये जो ऑफर डॉक्यूमेंट है, प्लीज हमें भी दिखाओ, मैं देखूंगा और इसे चेक करूंगा, अगर मुझे सही लगेगा तो मैं हरी झंडी दे दूंगा, नहीं तो फिर मैं रिजेक्ट कर दूंगा और आप आईपीओ नहीं लेकर आ पाओगे। तो जब तक ऑफर डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड नहीं हो जाता बाय दी सेबी, तब तक इसे हम बोलते हैं रॉ, इनकम्प्लीट, ठीक है, रॉ बोलूंगी, रॉ फॉर्म। तो इसीलिए टेक्निकली रॉ को हम क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट, जो अभी फाइनल नहीं हुआ है, तो इसीलिए टर्म यूज किया जाता है ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। कब ये ड्राफ्ट हटा देंगे, ड्राफ्ट हट गया, ऑफर डॉक्यूमेंट मतलब फाइनल हो गया, फाइनलाइज हो गया, तो सेबी इसे फाइनलाइज करती है, इसकी एक प्रॉपर प्रोसेस होती है। तो आ जाओ, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट मींस ऑफर डॉक्यूमेंट इन अ ड्राफ्ट स्टेज। ड्राफ्ट स्टेज मतलब क्या, अभी अभी अप्रूवल नहीं मिली है, इनिशियल लेवल में हमने अभी ड्राफ्ट, जैसे तुम भी बजट बजट देखते हो ना, बजट लेकर आए फिर उसमें आर्गुमेंट हुए फिर उसे फाइनलाइज करते हो, तो सेम ऐसा ही है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी मैं जितनी भी बातें लेकर आई हूं तो सेबी को दिखाना है, तो जब तक सेबी ने अप्रूवल नहीं दिया तो उसे ड्राफ्ट स्टेज बोलेंगे। ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल किया जाएगा किसके पास, सेबी के पास। जब सेबी देखेगी और हाँ बोल देगी तो हम बोलेंगे ऑफर डॉक्यूमेंट, ड्राफ्ट हट जाएगा। फिर अगर कहीं भी लिखा है ऑफर डॉक्यूमेंट मतलब वो फाइनल है, ड्राफ्ट लिखा है मतलब अभी फाइनल नहीं है, तो फाइनल करने वाली अथॉरिटी कौन है बताओ फटाफट, सेबी। चलो, सेबी के पास मेरी कंपनी खुद लेकर जाएगी, ठीक है, मेरी कंपनी है ड्राफ्ट ऑफर सेबी के पास लेकर जा रही है, कब लेकर जाएगी, जब मैं अपना आईपीओ लाने का सोच रही हूँ। जब भी आप आईपीओ लाने का सोच रहे हो उससे 30 दिन पहले, एटलीस्ट 30 days प्रायर टू फाइलिंग दी ऑफर डॉक्यूमेंट विद दी, इन्होंने कहा भैया रुको रुको, आप जब भी लेकर आओगे तो आपके ऊपर क्या है, मैं आज चाहती हूं इस प्रोजेक्ट में पैसे लेना, तो मुझे ये ऑफर डॉक्यूमेंट किसको देना पड़ता है, अपने आरओसी को भी और बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को भी, जहां पे भी मैं लिस्टेड हूं, ठीक है। लेकिन बोला रुको, आरओसी और स्टॉक एक्सचेंज में डायरेक्ट आप तो दे दोगे, चेक कौन करेगा, चेक कौन करेगा, सेबी। तो जब भी तुम आरओसी के पास जा रहे हो उससे कितने दिन पहले, 30 days पहले सेबी के पास जाओ, चेक करवा लो। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये बात समझ में, एटलीस्ट कितने दिन पहले, 30 days पहले। कहां से 30 days पहले, जब भी मेरी कंपनी आरओसी और स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएगी, उन 30 days में अब मैं पहुंच गई सेबी के पास, अब सेबी क्या कर रहा है, चेक कर रहा है, अच्छा ये सही है, ये सही, अरे यार ये तो कुछ गड़बड़ है, वो चाहे तो मुझसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मंगा सकते हैं मेरी कंपनी से, ठीक है, या फिर बोलेगा यार ये कुछ गलत लग रहा है इसको चेंज करो, चेंज करने को बोल सकता है, तो वो अब सेबी की मर्जी, जो भी सेबी करेगा। सेबी में स्पेसिफाई द चेंजेस इफ एनी, सेबी चाहे तो क्या कर सकता है, चेंजेस करने को बोल सकता है कि ये जो बातें ना बहुत वेग है, ये जो बातें ना बहुत कंफ्यूज कर रही हैं, दिखने में तो लग रहा है बहुत अच्छा लेकिन इतना अच्छा नहीं, प्लीज मुझे क्लैरिटी लाओ। तो सेबी मुझे बोलेगा चेंजेस करने को, तो मुझे वो चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि जब वो फाइनल हो जाए और फाइनली आपके पास जब जाए तो आपको सही वर्जन जाए, आपको कंफ्यूजन ना हो और आप सोच समझ के डिसीजन ले कि आपको पैसा लगाना है कि नहीं लगाना, क्लियर है। चलो, तब तक नहीं जाएगा आरओसी के पास, इसलिए पहले सेबी से आपको हरी झंडी मिलनी चाहिए, ठीक है। इफ एनी इन द ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट ईश्वर, अब सेबी ने चेंजेस बोल दिए, तो ईश्वर कौन है, ईश्वर कौन है, मेरी कंपनी, मेरी कंपनी को ईश्वर बोल सकती हूँ क्योंकि मैं इशू लेकर आ रही हूँ, कंपनी को ईश्वर बोला जाता है, ठीक है। ईश्वर या फिर कंपनी का कौन,
लीड मर्चेंट बैंकर। अब समझो, मर्चेंट बैंकर का बहुत बड़ा रोल है इस चैप्टर में, आपको दिखेगा। मैं जो बार बार बोलूँ ना कि मैं जाऊंगी मैं जाऊंगी मैं जाऊंगी, मैं नहीं जाने वाली। मैं ये काम किसी और के थ्रू करवाऊंगी। किसके थ्रू करवाऊंगी? मर्चेंट बैंकर। किससे थ्रू? मर्चेंट बैंकर। और मेरी कंपनी बहुत बड़ी है, मेरा एक मर्चेंट बैंकर से काम नहीं चल रहा है। मैंने दो चार मर्चेंट बैंकर रखा है, लेकिन उसका एक कैप्टन सेलेक्ट कर रखा है, जिसे मैं क्या बोलूंगी? लीड मर्चेंट बैंकर। क्या बात समझ में आ रही है? वापस मैंने कहा मुझे तुम सब की जरूरत है, तुम सब मर्चेंट बैंकर हो। मैंने कहा संस्कृति को मैंने लीड मर्चेंट बैंकर बोल दिया। ठीक। तो ईश्वर, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये ड्राफ्ट ऑफर किसके पास लेकर जाओ? सेबी के पास। और सेबी ने कोई चेंजेस किए हैं तो प्लीज कंपनी तुमको ये करना है, लेकिन कंपनी ये सारे काम किसके थ्रू करवा सकती है? या तो वो खुद करे, या तो किसके थ्रू? लीड मर्चेंट बैंकर। और लीड क्यों लिखा है ये समझ में आ गया क्या? होते बहुत सारे मर्चेंट बैंक है, किसी एक को बोल दिया संस्कृति लीड करेगी, ये सबको कंट्रोल करेगी, तो लीड मर्चेंट बैंकर ये सारे काम करवाएगा। क्लैरिटी है? फटाफट बताओ, क्लैरिटी है? चलो। कैरी आउट सच चेंजेस। अब चेंजेस जो बोले हैं, संस्कृति ही मेरी कंपनी में वो सारे प्रोस्पेक्टस का चेंजेस करवाएगी और फिर उसे अप टू डेट करके वापस से सेबी को दिखाएगी कि देखो जो आपने चेंजेस बोले तो वो हो गए। ठीक। ड्राफ्ट ऑफर बिफोर फाइलिंग दी ऑफर, आरओसी और स्टॉक एक्सचेंज को देने से पहले प्लीज वो चेंजेस जरूर कर लेना। बिना चेंज के आप आरओसी के पास नहीं जा सकते। कंटिन्यू। जो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट है, सेबी चेक जब कर रही है तो सेबी ऐसे पेपर लेके ऐसे चेक नहीं करती है। सेबी के पास दूसरे भी तरीके हैं। सेबी ने बोला कि ठीक है, आपकी कंपनी इशू लेके आ रही है, आपकी कंपनी को किसी से दिक्कत तो नहीं है, ये हम थोड़ा पब्लिकली रखेंगे। तो आपका जो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट है उसे ओपन कर दिया है सेबी की वेबसाइट में फॉर दी पब्लिक कमेंट्स। ये 21 डेज तक की, है ना, ड्यूरेशन रहेगा, जिसमें जनता जिसको भी इस कंपनी से दिक्कत है कमेंट कर सकती हैं, बता सकती हैं। सभी को इससे पता भी चल जाता है कि मार्केट में इसकी क्या कैसी है। किसी ने कोई कमेंट नहीं किया तो भैया सब बढ़िया, किसी ने कमेंट किया तो अब सभी उसकी बात सुनेगी कि भैया बताओ इस कंपनी में क्या दिक्कत है, क्या इशू हुआ, क्या इसने कुछ छुपाया है क्या। इस ऑफर डॉक्यूमेंट में देख लो सारी चीजें। फ्रॉम दी फाइलिंग दी ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट विद दी सेबी, मतलब सेबी क्या कर रहा है समझो। मैं कंपनी, मुझे आईपीओ लेकर आना है, तो आईपीओ लाने से पहले मुझे क्या करना है? अपना एक प्रोस्पेक्टस तैयार करना है। दूसरी लैंग्वेज में से मैं क्या बोल सकती हूँ? मुझे अपना एक ऑफर डॉक्यूमेंट तैयार करना है। लेकिन ये ऑफर डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट फॉर्म में रहेगा। पहले पहला स्टेप क्या है? ड्राफ्ट। ये ड्राफ्ट फॉर्म मुझे सेबी के पास लेकर जाना है 30 दिन के अंदर। 30 दिन कहां से? जब भी मैं आरओसी के पास जाती हूँ उसे 30 दिन पहले सेबी के पास दे दो। क्यों? क्योंकि सेबी अब क्या करेगा? इसे अपने लेवल में चेक करेगा और साथ में साइमल्टेनियसली क्या करेगा? अपनी वेबसाइट में डाल देगा। देखो सारी की सारी जनता, आप भी इस ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट को, और पढ़कर अगर आपको कोई दिक्कत लगता है तो पब्लिक कमेंट करो। हम आपकी बातें सुनेंगे और इस हिसाब से इस कंपनी के ड्राफ्ट में चेंज करवाएंगे, अगर हमें सही जेन्युइन लगेगा तो। और अगर सब कुछ सही है तो गुड, कंटिन्यू। सही नहीं है तो चेंजेस। तो कंपनी प्लीज, जो हमने चेंजेस बोले हैं और जनता की बातें सुन के जो हमने चेंजेस बोले हैं वो चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये जो पब्लिक कमेंट के लिए ओपन रहेगी वो कितने दिन के लिए रहेगी? 21 डेज। अब ये 30 डेज के बीच में है। क्यों सेबी को बोल रहे थे कि भैया आ जाओ? रुको, अब समझो यहाँ पे। रुको 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 रुको। आरओसी के पास मुझे जाना है 30 जनवरी को। ठीक है, तो मुझे क्या करना है? 1 जनवरी तक सेबी के पास आ जाओ। सेबी के पास में आ गए ना, सेबी ने अपना टाइम लिया चेक करने का। सेबी ने 21 डेज पब्लिक कमेंट के लिए कर दिया, क्योंकि सेबी ये 30 दिन में क्या कर रही है? फटाफट चेक करके पब्लिक कमेंट लेके उसको अप्रूव कर रही है। क्या ये बात समझ में आए? तो ये 30 डेज के अंदर ही 21 डेज का मार्जिन सेबी ने लेके रखा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो फॉर एग्जाम्पल उसने बोल दिया कि 10 तारीख से लेकर, चलो 5 तारीख ले लेते हैं, 5 तारीख से लेकर, ठीक है, कितने तक? 20 तक हमने बोल दिया, या 25 तक, 25 तक पब्लिक कमेंट के लिए ओपन है। क्या ये बात समझ में आई? अब थोड़ा सा रिलेट करवा रही हूँ आपको कंसेप्ट। अभी आईसीएसआई ने ना एक नोटिफिकेशन दिया था और क्या बोला था? हम ट्रेनिंग बदल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? परसेंटेज, जो आपका पासिंग परसेंटेज है, जो एग्रीगेट में आपको क्या चाहिए था? 50%, वो क्या बोल दिया था उन्होंने? कितना होना चाहिए? वो क्या था? वो प्रपोज तो था। वो क्या था? प्रपोज तो था। मतलब वो ड्राफ्ट फॉर्म था ना, मतलब वो उन्होंने भी क्या किया था? पब्लिकली ओपन कर दिया था। लाओ पब्लिक कमेंट्स, जिसमें स्टूडेंट्स और जितने भी मेंबर्स है सब लोग अपनी तरफ से कमेंट किया, जिस कारण से वापस हो ही जाना है, तय है। समझ रहे हो? क्योंकि इतने कमेंट्स आ गए, जेन्युइन लग रहा है। तो हर
एक्ट, हर लॉ, जो भी कुछ भी लॉ भी चेंजेस आते हैं वो इसी तरीके से आते हैं. एक और एग्जांपल देना चाहूंगी. बीच में तुम्हें सीनियर सिटीजन का, एक बार जब थोड़े से छोटे थे कोविड के टाइम पर, सीनियर सिटीजन एक्ट का कुछ चल रहा था क्या, चेंजेस, जिसमें दिल्ली में बैठ के सब क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे. तब थोड़े छोटे होंगे, है ना. मतलब, या फिर अभी बीच में ट्रक ड्राइवर वालों का बहुत ज्यादा स्ट्राइक हो गई थी. क्या था उनका, ट्रक ड्राइवर वालों का पेनल्टी बहुत भारी भरकम लगा रहे थे. तो ये सारी बातें क्या आती है, पहले प्रपोज आती है. मतलब लॉ का सिस्टम ही ऐसा है, पहले चीजें प्रपोज की जाती है और मार्केट में देखा जाता है, फिर उसे वापस लिया जाता है या उसमें चेंजेस किए जाते हैं. वो पब्लिक कमेंट के लिए ओपन रखते हैं कि भाई जिसका जो इंटरेस्ट है वो अपना इंटरेस्ट बताए, और अगर हमें जेन्युइन लगेगा तो हम चेंजेस करेंगे, जेन्युइन नहीं लगेगा तो हम चेंजेस नहीं करेंगे. तो ये एक्ट में भी होते हैं, लॉज में भी होते हैं, और यहाँ तो क्या हो रहा है, कंपनी का एक नॉर्मल ऑफर डॉक्यूमेंट. तो इसमें भी सेम वही सिचुएशंस होती है. क्या कंसेप्ट क्लियर है, लॉजिक समझ में आया क्यों किया जाता है, कि भाई हमें इंटरेस्ट पता चल जाए ना कि किसको किसको इफेक्ट हो रहा है. डन. तो अब मुझे बताओ, ये ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट कंसेप्ट क्लियर है, कब तक इसे ड्राफ्ट बोलते हैं, समझ में आ गया. ऑफर डॉक्यूमेंट मतलब क्या, वो ऑफर डॉक्यूमेंट जिससे हम इशू लेकर आ रहे हैं और उसे पढ़कर सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है ये आप डिसाइड करते हो. लेकिन इसे ड्राफ्ट कब बोला जाता है, जब तक सेबी की अप्रूवल ना मिल जाए. इसलिए यहाँ पे बार बार ड्राफ्ट 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 बोला जा रहा है, क्योंकि सेबी की अप्रूवल के लिए अप्रोच किया जा रहा है. तो जब भी आप ये प्रोसेस बोलोगे तो आप भी बोलोगे ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट हमने दिया है. सेबी ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट को चेक कर रहा है 30 डेज, उसमें 21 डेज के लिए पब्लिक कमेंट्स के लिए रखा है. लैंग्वेज क्लियर है, पक्का. नेक्स्ट क्या बोला, ऑफर डॉक्यूमेंट मतलब अप्रूवल मिल गई है, तो हमने ड्राफ्ट टर्म हटा दिया. आ जाओ. ऑफर डॉक्यूमेंट मींस क्या, प्रोस्पेक्टस, जो आप किसको दे रहे हो, पब्लिक इश्यू में लेके आ रहे हो, या फिर आप कहाँ लेके आ रहे हो, ऑफर फॉर सेल. क्या है ऑफर फॉर सेल, सेकंड हैंड भी लेके आ रहे हो तो भी आप दे रहे हो, ठीक है. चलो, लेकिन यहाँ इन्होंने क्या बोला, एक क्या होता है लेटर ऑफ ऑफर. वापस से बोलूंगी, अगर आप राइट इश्यू लेकर आते हो तो लेटर ऑफ ऑफर है सेम ही है, ये वही प्रोस्पेक्टस ही, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग टर्म चेंज होते जाएंगे. अगर पब्लिक इशू लेके आ रही हूं तो ऑफर डॉक्यूमेंट बोलो, राइट इशू लेकर आ रही हूं तो लेटर ऑफ ऑफर है वही. अगर मैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के लिए लेके आ रही हूँ तो वहां पे भी टर्म चेंज हो जाएगा. अभी नहीं बताऊंगी, अभी बताऊंगी तो कंफ्यूजन आ जाएगी, ठीक है. अभी आपको दो चीजें समझ में आ गई, पब्लिक इशू और राइट इशू में हम प्रोस्पेक्टस टर्म यूज करें या फिर ऑफर डॉक्यूमेंट यूज करें, लेकिन जब भी राइट इशू की बात आएगी तो हम क्या टर्म यूज करेंगे, लेटर ऑफ ऑफर टर्म यूज करेंगे, लेकिन कंसेप्ट सेम है. तो अगर हम राइट इशू वाले कंसेप्ट जब पढ़ेंगे उसमें लिखा होगा कि यार जब राइट इशू लेके आए तो हमने ना कहते एग्जिस्टिंग शोल्डर को लेटर ऑफ ऑफर दिया. क्यों, क्योंकि ये पुराने शोल्डर्स है ना, इनको इतना बड़ा हिस्ट्री बताने की जरूरत है क्या, नहीं जरूरत है, क्योंकि एक बार तो बता चुके हो ना हिस्ट्री, ये सब जानते हैं, भरोसेमंद लोग हैं. तो इसीलिए उन्होंने कहा लंबा चौड़ा आपको ऑफर डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, लेटर ऑफ ऑफर से भी काम चल जाएगा, ठीक है. और ये फाइल करना पड़ता है किसको, आरओसी को देना है स्टॉक एक्सचेंज. ऊपर पड़ा था ना, आरओसी और स्टॉक एक्सचेंज के पास जाने से पहले सेबी के पास जाके चेक कराओ, और आरओसी के पास फाइनल वाला ही दो जो सेबी ने ऑल क्लियर कर दिया. क्लियर है, पक्का पक्का. ऑफर डॉक्यूमेंट समझ में आ गया, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट समझ में आ गया, ये दोनों समझ में आ गए तो तीसरी की तरफ चले. पक्का. क्या लिखा है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस. शॉर्टकट में आपको जगह जगह दिखेगा आरएचपी, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस. समझो अब, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस समझो. एक कंसेप्ट पहले ले लो फोटोज की, एक कंसेप्ट समझाना है तुम लोगों को. कंसेप्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है. मेरी कंपनी बहुत कॉन्फिडेंट है कि मुझे मेरी जो शेयर है कितनी प्राइस में लानी है, 100 रुपए. दो टाइप की कंपनी, मेरी कंपनी बहुत कॉन्फिडेंट, हमें हमारा शेयर 100 रुपए में ही लाना है, ठीक है. अब मैं जनता के पास गई हूं 100 रुपए में, ठीक. तुम्हारी मर्जी, 100 रुपए महंगा लग रहा है या तुम्हें सस्ता लग रहा है, तुम्हारी मर्जी ना. तुम्हें लग रहा है यार दीदी ने बहुत महंगा रखा अपनी कंपनी का रेट, हम नहीं खरीदेंगे. मुझे कितना चाहिए, 90% सब्सक्राइब चाहिए कि नहीं चाहिए, तभी मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगी, ठीक है. बहुत सारे लोगों को लगा महंगा था, हम तो नहीं खरीदेंगे, 90% सब्सक्राइब नहीं हुआ तो मेरी कंपनी का जो इश्यू है वो क्या हो गया, फेल हो गया. तो मुझे डर है कि कहीं मैंने कीमत बहुत ज्यादा तो नहीं लगा दी, या फिर कहीं मैंने अपनी कीमत बहुत कम तो नहीं लगा दी. दूसरी सिचुएशन, मैंने अपनी कंपनी का जो प्राइस है वो 50 रुपए रखा, सब लोग खरीद रहे हो, ओवर सब्सक्राइब हो रहा है. समझ में आता है ओवर सब्सक्राइब, कि भैया इतने तो मैंने मांगे नहीं जितने लोग मुझे पैसे देने को तैयार हो गए. तो इसका मतलब मैं ज्यादा मांगती
तो मिल सकते थे, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, रेट थोड़ा और अच्छा रखना था। ठीक है, तो इन सब से बचने के लिए क्या किया जाता है, प्राइस बैंड दे दिए जाते हैं। ठीक है, एक मिनिमम प्राइस दे दी मैंने और एक क्या प्राइस दे दी, मैक्सिमम प्राइस दे दी। समझना, दोनों को साथ में हम क्या बोलते हैं, प्राइस बैंड। दोनों को साथ में हम क्या बोलते हैं, प्राइस बैंड। साथ में सिंपल भाषा बोलो तो रेंज दे दी मैंने। ठीक है, रेंज दे दी मैंने। तो रेंज, मिनिमम रेंज क्या है 100 रुपए और मैक्सिमम रेंज क्या है 120। ठीक है, टेक्निकल लैंग्वेज में रेंज नहीं टर्म यूज किया जाता है, प्राइस बैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्राइस बैंड, प्लीज याद रखना। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम नॉर्मल लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है फ्लोर प्राइस। क्या बोला जाता है, फ्लोर प्राइस, जमीन की प्राइस। और इसे क्या बोला जाता है, सीलिंग तुम लोग बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे टेक्निकल कैप प्राइस बोला जाता है। ठीक है, सीलिंग भी बोल सकते हो तुम, लेकिन ये लोग अपने टेक्निकल कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं ना। कैप प्राइस, कैप मतलब क्या, मैक्सिमम कैप जो लगा है। ठीक है, तो ये टेक्निकल टर्म इन लोग के है, लेकिन कंसेप्ट समझ में आ गया। मिनिमम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, खत्म। ठीक है, साथ में से प्राइस बैंड बोला जाता है, मिनिमम प्राइस, फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस बोला जाता है। चलो, तो रेड हेरिंग समझो। अब अगर मेरी कंपनी कॉन्फिडेंट नहीं है कि मुझे कौन सी प्राइस देना है, मुझे कौन सी प्राइस देना है, तो क्या, अगर मैं फिक्स थी तो मुझे पता है ना मैं कितने का लेकर आ रही हूँ, मेरी शेयर की प्राइस 100 रुपए है, समझना। अगर 100 रुपए मैं फिक्स हूँ, फिक्स है मेरा 100 रुपए, तो मैं कितने नंबर ऑफ शेयर्स लेके आ रही हूँ, मैंने कहा मैं 1 करोड़ लेके आ रही हूँ। कितने का इशू लेकर आ रही हूँ, 1 करोड़। अगर 1 करोड़ का इशू लेके आ रही हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कितने नंबर ऑफ, सिंपल कर देती हूँ, कैलकुलेटिंग करने में पागल हो जाओगे नहीं तो तुम। ठीक है, 1 लाख चलो कर देते। अगर मैं 1 लाख का इशू लेकर आ रही हूं और तुम्हारे पास प्राइस पता है, ये मेरा इशू है, तो क्या तुम मुझे क्वांटिटी बता सकते हो, 10,000 की क्वांटिटी, मतलब मैं उसे बोल सकती हूँ नंबर ऑफ शेयर्स, बोल सकती हूँ यस और नो, बोल सकती हूँ। लेकिन अगर मैंने प्राइस बोली भैया 10,000 से ना, सॉरी, चलो ठीक है 1,000 होगा। ठीक है, 1 लाख है, ठीक है 1,000 होगा। अगर मैंने बोला मेरी प्राइस 100 से 120 के बीच में है, क्या है, क्या प्राइस मुझे पता है क्या, नहीं। मैंने कहा कि मैंने आप पे छोड़ा, अब आपकी आएगी एप्लीकेशन, आपकी आएगी एप्लीकेशन, आपकी एप्लीकेशन से डिसाइड होगा, एक कट ऑफ प्राइस निकलेगी, आपकी एप्लीकेशन से एक कट ऑफ प्राइस निकलेगी। तो क्या प्राइस मुझे अभी पता है क्या, मेरी कंपनी को प्राइस पता है, मैंने तो एक रेंज दे दिया 100 रुपए मिनिमम, मैक्सिमम क्या बोला 120। अब तुम्हारी एप्लीकेशन आएगी, तो मैं इशू बता पा रही हूँ कि मैं 1 लाख का ला रही हूँ, इशू कितने का ला रही हूँ 1 लाख का, क्या मैं नंबर ऑफ शेयर्स बता पा रही हूँ। तो यहाँ क्या क्या मिसिंग है, नंबर ऑफ शेयर्स मिसिंग है और प्राइस भी मिसिंग है। क्या मैं इसे इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस बोल सकती हूँ। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मतलब क्या, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मतलब एक प्रोस्पेक्टस है विदाउट फाइनल प्राइस। फाइनल प्राइस नहीं बताइए, क्योंकि मैंने तो एक रेंज बताई है, रेंज क्या बताई है, रेंज क्या बताई है, मेरे एग्जाम्पल में मैंने 100 और 120 बताया, एग्जैक्ट नंबर ऑफ शेयर्स नहीं होता है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें फाइनल प्राइस नहीं दी होती है, जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स एग्जैक्ट नहीं बताए होते, क्योंकि प्राइस से ही तो डिसाइड होगा ना नंबर ऑफ शेयर्स, यस और नो, बात समझ में आ रही है। इट इज यूज मेनली बुक बिल्डिंग इशू, ये टर्म याद रखना। अगर प्राइस फिक्स्ड है तो उसे हम बोलते हैं फिक्स प्राइस, अगर हमारी प्राइस फिक्स नहीं है इसे टेक्निकली बोला जाता है बुक बिल्डिंग इशू। सिंपल भाषा में बोलूंगी प्राइस डिस्कवर, सिंपल भाषा में क्या बोलूंगी, प्राइस डिस्कवर किया जा रहा है, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, बुक बिल्डिंग इशू। आपकी बुक में टेक्निकल लैंग्वेज ज्यादा यूज कर रखी है, अगर उसमें बोला है कि भैया बुक बिल्डिंग इशू लेकर आए, दैट मीन्स आपको समझ में आ जाना चाहिए ये प्राइस बैंड की बात कर रहा है, ये प्राइस डिस्कवर करने की, मतलब हम कॉन्फिडेंट नहीं है, हमें पता नहीं है, तो हम प्राइस पता लगा रहे हैं। बुक बिल्डिंग इशू, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कब यूज किया जाता है, जब बुक बिल्डिंग इशू लेकर आते हो, मतलब जब आप प्राइस को डिस्कवर कर रहे हो। वे प्राइस इज डिसाइडेड थ्रू दी बिडिंग। आपकी अब बोलियां लगेंगी, आप बोलोगे 100 100 100 100 100, सबके दिमाग में क्या लग रहा है, सब 100 बोल देंगे ना, है ना, साथ में बैठे हो डिस्कस कर लोगे, पूरी इंडिया में सब साथ में बैठे हैं ना। ठीक है, हर कोई सबसे कम प्राइस लेगा क्या, मर्जी तो कंपनी की है। क्या ये बात समझ में आ रही है।
तो आप अपनी बोलियां लगाएंगे, लगाओ बोलियां। इसने बोला 100, इसने बोला 105, इसने बोला 110, इसने बोला 115, इसने बोला 120। जिसको एक्चुअल में चाहिए होगा ना, वो 120 बोल देगा, क्योंकि 100 वाले को तो कंपनी देने भी नहीं वाली। कंपनी बहुत शानी है। कंपनी कंपनी ने 120 रखा है तो कंपनी क्या चालू करेगी, उल्टी गिनती चालू करेगी। कितने लोगों ने 120 बोला, चलो उनको दे दिया, ठीक है। हाँ, ऐसे होता है। तो प्रॉपर कैलकुलेशन होती है, डिटेल में जाएंगे कैसे कट ऑफ प्राइस निकाली जाती है। प्राइस कैसे निकाली जाती है वो बताऊंगी, लेकिन मुझे बताओ क्या बुक बिल्डिंग इशू होता है, बुक बिल्डिंग में प्राइस डिस्कवर होता है, ये कंसेप्ट पहले बताओ क्लियर है। प्राइस बैंड समझ में आ रहा है, मे गिवन बट द फाइनल प्राइस डिसाइडेड आफ्टर बिडिंग, वो जो कट ऑफ होगी, ठीक है। आफ्टर प्राइस इज फाइनलाइज, फाइनल डॉक्यूमेंट आरओसी को आप दो बार देते हो। एक देते हो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इनकम्प्लीट, और फिर जब आपकी कट ऑफ प्राइस आ जाएगी, ये भी आप वापस से आरओसी को दोगे। जब आपने फाइनल प्राइस के साथ बता दिया, अब उसका नाम तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस रहा भी नहीं। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता ही इनकम्प्लीट है। जब आपने कंप्लीट कर दिया तो वो प्रोस्पेक्टस बन गया। बात समझ में आ रही है। रेड हेरिंग, रेड हेरिंग मतलब क्या, हाईलाइट किया जा रहा है कि भैया ये नहीं है, ये नहीं है, ध्यान से प्राइस डिसाइड करनी है। क्या रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस समझ में आए? तुम्हारी बुक का बोरिंग प्रेजेंटेशन आ जाओ। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मतलब प्रोस्पेक्टस उसमें डिटेल नहीं होती। क्या क्या डिटेल नहीं होती? प्राइस नहीं होता है, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं होता है। जो बुक बिल्डिंग इशू है इसी में यूज किया जाता है। ये एक प्रोसेस होती है बुक बिल्डिंग इशू, जिसमें क्या किया जाता है, प्राइस को डिस्कवर किया जाता है, ठीक है। डिटेल्स इसमें नहीं शो होता है जो आप आरओसी को फाइल करते हो। मतलब पहला जो आपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दिया आरओसी को विदाउट प्राइस और विदाउट नंबर ऑफ शेयर्स दिया, ओनली ऑन दी कंप्लीशन ऑफ द बिडिंग प्रोसेस, जब बिडिंग की प्रोसेस पूरी कंप्लीट होती है, डिटेल फाइनल प्राइस आप वापस से ऑफर डॉक्यूमेंट आरओसी को देते हो, फिर वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस प्रोस्पेक्टस बन जाता है। पहले बताओ कंसेप्ट क्लियर है? इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ा ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, फिर पढ़ा ऑफर डॉक्यूमेंट, फिर क्या पढ़ा, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया। डिटेल गहराई में जाएंगे, अभी बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। चलो, यहां पे इन्होंने फिर जनरल बातें, ये क्या है हेडिंग बताओ जरा। सेबी, याद है ये रेगुलेशन? वापस बोलो। सेबी इश्यू ऑफ कैपिटल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट 2018 रेगुलेशन, ठीक है। ये क्या लिखा है इन्होंने? जेनिस मतलब ओरिजिन, इंट्रोडक्शन, ठीक है। बेसिकली जो इन्होंने यहां तक बताया है, कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगी, आपको बुक से पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। प्लीज ये स्टिकी नोट से यहां चिपका देना, बुक से कोई नहीं पढ़ेगा। अगर एक्स्ट्रा टाइम बच गया जीवन में तो पढ़ लेना, ठीक है। अदरवाइज इंपॉर्टेंट है ही नहीं, शॉर्ट में समझेंगे। चलो, अब कंसेप्ट क्या बोल रहा है? कुछ नहीं, हिस्ट्री बता रहा है। क्या हिस्ट्री बता रहा है? कि भैया सेबी के रेगुलेशन अपडेट हुए। अभी तुमने 2018 देखा, इससे पहले पुराना चलता था। पुराना क्या चलता था? सेबी रिप्लेस डीआईपी गाइडलाइंस 2002। डीआईपी का फुल फॉर्म क्या है? डिस्क्लोजर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। मतलब पहले आईसीडीआर से पहले ना ये होता था, डीआईपी गाइडलाइन हुआ करती थी, ठीक है। अब उसका रिप्लेसमेंट ये आया 2018 में, कैपिटल इशू को मॉडर्नाइज करने के लिए। पहला पॉइंट क्लियर है, हिस्ट्री है। शिफ्ट इन अप्रोच, पहले कंट्रोल प्राइस मॉडल चलता था। पहले प्राइस एकदम फिक्स चलता था। अब चीजें क्या हो चुकी है, कॉम्पिटेटिव हो चुकी है, कंपटीशन आ गया है। सीसीआई फुल फॉर्म बताओ, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। डिस्क्लोजर बेस्ड, इन्होंने कहा पहले बिल्कुल प्राइस बिल्कुल स्ट्रिक्ट चलता था, इन्होंने कहा नहीं, अब सीसीआई जब से आए तो भैया हमने फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है। क्या बोला? नीड ऑफ द रिवीजन, क्यों ये चेंजेस आए? पहले तो डीआईपी तो चल रहा था ना, क्यों आईसीडीआर आया? इन्होंने कहा कि भैया मार्केट प्रैक्टिसेस बदल रहे हैं। कंपनीज एक्ट 2013 भी आ गया, पहले कंपनीज एक्ट 1956 पुराना चलता था, अब 2013 आ गया, इतने बड़े बड़े चेंजेस आ गए और आप अभी भी पुराने स्ट्रक्चर में चल रहे हो। तो इसीलिए उसे अपडेट करने के लिए आया। फिर क्या लिखा है? आईसीडीआर की कमिटी, आईसीडीआर का फुल फॉर्म इश्यू ऑफ कैपिटल एंड, इनकी कमिटी बनाई गई 2017 में, ठीक है। क्या नाम दे रखा है? पृथ्वी हलदेव, ठीक है। टू रिव्यू और सिंप्लीफाई द रेगुलेशन, कुछ नहीं, कमिटी का काम है भैया चीजें सिंपली करना। फिर क्या लिखा है? क्यों, किस पर्पज से ये सब बनाया गया था, की ऑब्जेक्टिव क्या थे? लैंग्वेज को सिंपल करो, कॉम्प्लिसिटी को रिड्यूस करो, इनकॉर्पोरेट करो, मार्केट चेंजेस को इंप्रूव करो, रीडेबिलिटी, कुल मिलाकर जनरल बातें। चलो फिर क्या बोला? कंसल्टेशन रिव्यू,
इवेल्युएटेड बाय, इन सब ने इसे देखा है, चेक किया और फाइनलाइज किया है। तो सेबी क्या लिखा है, पीएम इज क्या है, प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमिटी, ठीक है। एमएफ मतलब क्या, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एमसीए मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, आरबीआई एम प्रोफेशनल बॉडी, सब ने मिलकर रिव्यू करके डिसाइड किया भी हाँ ये रेगुलेशन मस्त है, यही होने चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन, सेबी नोटिफाई आईसीडीआर रेगुलेशन फाइनली 2018 में लेकर आई, डेट वेट याद रखने की जरूरत नहीं है, और इफेक्टिव। अब देखो चल तो पुराना रहा था, फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी लिस्टेड है और मैं पुराने तरीके से चल रही हूँ, तो हमें उस समय पे क्या बोला गया था, जब भी न्यू रेगुलेशन आए तो कितने दिन का समय दिया, 60 डेज का, क्योंकि मैं तो पुराने रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रही हूँ ना, तो मुझे 60 डेज का समय दिया गया आफ्टर पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट कि भैया नए रूल्स को अडॉप्ट कर लो 2018 में। क्या बात समझ में आ रही है, पक्का? तो ये इंट्रोडक्शन प्लीज बुक से मत पढ़ना, और ये आपके स्क्रीन में पूरे के पूरे आईसीडीआर के चैप्टर्स दे रखे। जरा मुझे बताओ कितने टोटल चैप्टर्स दे रखे, 12 दे रखे, बीच में क्या दे दिया, जरा 11 है, क्या हमने बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन बना दिए और हमने फिर थोड़ा सा अमेंडमेंट डाल के क्या कर दिया, रिलैक्सेशन दे दिया, ठीक है। ये सब नाम देखो क्या लिखा है, पहला क्या लिखा है, प्रिलिमिनरी, क्या है यार, ये क्या है, मेन बोर्ड मतलब बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आईपीओ लेकर आ रहे हो, ये क्या लिखा है, राइट इश्यू, फर्दर पब्लिक ऑफर, प्रेफरेंशियल लिखा है, प्रेफरेंशियल कैसे लाएंगे, देन क्वालिफाइंग इंस्टीट्यूशन, अलग से पूरा पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर मतलब कि एक्ट में रेगुलेशन में एक पूरे चैप्टर्स है। फिर क्या लिखा है, आईपीओ किसका, एडीआर जीडीआर सुना होगा, तो ये किसका आईपीओ लेके आ रही है, इंडियन, बाहर की फॉरेन कंपनी इंडिया में लेकर आ रही है, पहली बार लेके आ रही है, तो कैसे आएगा, राइट इशू लेकर आ रही है, किसका, आईडीआर, यही आईडीआर, बाहर की फॉरेन कंपनी इंडिया में राइट इशू लेकर आ रही है, आईपीओ कौन लेके आ रहा है, स्मॉल इन्वेंटर मेन बोर्ड था, ऐसे ही इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म स्टार्टअप कंपनीज लेकर आ रही है आईपीओ, ठीक है, बोनस इशू, रिलैक्सेशन और मिसलेनियस। तो ये सारे टॉपिक्स है, पूरा डिटेल आपकी बुक में भी नहीं है, लेकिन हाँ काफी कुछ ओवरव्यू दे रखा है, क्योंकि आपका एक्चुअल में मेन रोल आता है, मतलब लिस्टेड कंपनी में आप एज अ सीएस ये सारे काम करोगे, तो इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर अभी आपको समझाया। क्या बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर है? अगर बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर है तो बच्चों यहां से आपके अब रेगुलेशन स्टार्ट होता है। अभी तक हम बैकग्राउंड ही पढ़ रहे थे, हम पैटर्न समझ रहे थे, कितने टाइप ऑफ इशू होते हैं, फिर क्या कमिटी कैसे कैसे इन लोगों ने बनाया, पुराना क्या चलता था, ये सारी चीजें। यहां से एज अ सीएस आपका काम चालू, आपको, आप किसी कंपनी के अंदर अगर हो तो आपको ये आईसीडीआर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये चेक करना है। ये आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 आपको एज अ सीएस का फॉलो करवाना है। जब आपकी कंपनी क्या लेकर आएगी, आपकी कंपनी कुछ नहीं लेकर आ रही, तो क्या ये रेगुलेशन फॉलो करना है क्या, नहीं। आपकी कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है, लेकिन आईपीओ के साथ ये क्या लिखा है, क्या लॉजिक समझ में आ रहा है, अनलिस्टेड क्यों, क्योंकि पहली बार, इसका मतलब क्या, लिस्टिंग करवाने में आपका बहुत बड़ा रोल होता है। आपकी कंपनी नॉर्मली चल रही थी और एक दिन डिसाइड करते डायरेक्टली चलो यार लिस्ट होना है, तो अब आपको आईसीडीआर के सारे रेगुलेशन फुलफिल करवाने हैं। तो हम आईपीओ कैसे लाते हैं ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, राइट इशू बाय द लिस्टेड इशूअर। प्लीज बाकी सारी चीजें कट कर दो, नई बुक में भी पुरानी बुक में भी कहीं भी चेंज इन लोगों ने नहीं कर रखा है, बट ये अपडेट है। पहले ऐसा हुआ करता था, पुराना ओल्ड, चेंजेस बहुत है, ठीक है। ऐसे पहले हुआ करता था कि राइट इशू एग्जिस्टिंग शोल्डर को लेके आ रहे हो, तो अगर आप कितने तक का ला रहे हो, 50 करोड़ या उससे ज्यादा का ला रहे हो, तो आपको ये सेबी के आईसीडीआर फॉलो करने थे। लेकिन अब ये रेगुलेशंस खत्म हो चुके हैं, राइट इशू अब आप कितने का भी, पुराने के अकॉर्डिंग अगर मैं 10 लाख का राइट इशू लेके आ रही हूँ तो मुझे आईसीडीआर फॉलो करना है कि नहीं, पुराने के अकॉर्डिंग नहीं करने की जरूरत थी। अब ये लिमिट हटा दी गई है, ओमिट कर दिया गया है, प्रॉपर बेयर एक्ट में से हटा दिया गया है, बोला राइट इशू कितने का भी लाओ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आईसीडीआर फॉलो करना है। जैसे आप आईपीओ लेकर आ रहे थे कितने का भी, आपको आईसीडीआर फॉलो करना है, ऐसे ही राइट इशू कितने का भी लाओ आपको आईसीडीआर फॉलो करना है। क्या पहले दो बात समझ में आ रही है, फटाफट। पहला पॉइंट क्या है, आईपीओ लेकर आएगी अनलिस्टेड कंपनी तो फॉलो करना है। दूसरा, राइट इशू लेकर आएगी लिस्टेड, तो अगर राइट इशू ला रही है अनलिस्टेड कंपनी, मतलब आपकी कंपनी लिस्ट है ही नहीं। राइट इशू क्या होता है, राइट इशू बताओ, एग्जिस्टिंग शोल्डर को, मैं राकेश अभिषेक सर, ठीक है। हम क्या नॉर्मल पब्लिक कंपनी जानते हैं जो लिस्ट नहीं होती है, तो क्या उसे राइट इशू दिया जा सकता है? दो टाइप की कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी एक पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी दो टाइप की, एक लिस्टेड और एक अनलिस्टेड। एक अनलिस्टेड कंपनी अगर राइट इशू लेकर आ रही है, राइट इशू मतलब क्या, पुराने शोल्डर से फिर से पैसे मांगना, दैट्स इट।
तो यस आपको आईसीडीआर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये सारे रूल्स रेगुलेशंस लगते हैं सारी लिस्टेड कंपनी में, लेकिन बस आईपीओ के केस में हम अनलिस्टेड बोलते हैं क्योंकि ये फर्स्ट टाइम प्रपोज कर रही है, लिस्ट होने जा रही है, इसलिए यहीं पे बस अनलिस्टेड दिखेगा, बाकी सब लिस्टेड 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 ही है। क्या ये बात समझ में आ रही है? पहला आईपीओ अनलिस्टेड कंपनी, दूसरा राइट इश्यू लिस्टेड कंपनी। नेक्स्ट क्या लिखा है? एफपीओ लेकर आ रहा है कौन? लिस्टेड कंपनी, क्योंकि अनलिस्टेड थोड़ा ना लेके आएगा एफपीओ। नेक्स्ट क्या लिखा है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट लिस्टेड इश्यूअर, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? प्रेफरेंशियल इश्यू लिस्टेड इश्यूअर, ठीक है। जो अभी पढ़ा था सब कनेक्ट हो रहा है? क्या लिखा है? इनिशियल लिखा है ना, वो खिचड़ी पक गई है। वो तुम्हारी बुक में भी यही लिखा है क्या? सही कर लो, इनिशियल होना चाहिए वो, है ना, गड़बड़ कर देते हैं, वो थोड़ा गड़ इधर उधर हो गया। इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आ रहे हैं, वो आई है ना, ये आई, ऐसे कर लो ऐसे, ठीक है। लेकिन इनिशियल पब्लिक ऑफर कौन लेकर आ रहा है? इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट। क्या होता है इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट? चलो बताओ। बाहर की कंपनी इंडिया के मार्केट से फंड रेज कर रही है, तो बोल सकती हूँ फॉरेन कंपनी इंडिया में आईपीओ लेकर आई है, बोल सकती हूँ? बोल सकती हूँ कि नहीं? ठीक है, लिख लो यहाँ पे, कहीं भूल गए तो। फॉरेन कंपनी इंडिया में आईपीओ लेकर आ रही है, ठीक है, इसे टेक्निकली बोला जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑफ द इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट। 6 पॉइंट। हाँ, अभी 6 पॉइंट हो गए, फटाफट याद करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीडीआर किस किस में लगता है? आप एज अ सीएस किन किन कंपनीज को बोलोगे भैया तुम्हें आईसीडीआर फॉलो करवाना है? अगर कंपनी क्या लेकर आई है? आईपीओ, या फिर अनलिस्टेड कंपनी आईपीओ, ठीक है। दूसरा, राइट टू इश्यू बाय दी लिस्टेड, फॉर द पब्लिक ऑफर लिस्टेड, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट लिस्टेड, प्रेफरेंशियल भी लिस्टेड, और इनिशियल पब्लिक ऑफर इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तुम लिखोगे ना कि फॉरेन कंपनी आईपीओ लेके आए ना, मैं ऐसे काट दूंगी। कंसेप्ट समझाने के लिए बोल दिया था फॉरेन कंपनी लेकर आ रही है, इसे टेक्निकली क्या बोला जाता है वो लिखोगे। एग्जाम्पल समझो, एक बार ये बता दिया फिर फॉरेन कंपनी बताया चले, दोनों लिख दोगे तो चल जाएगा, सिंगल फॉरेन कंपनी लिखोगे तो नहीं चलेगा। दोनों लिख दो ज्यादा अच्छा है ना, कि जो जनरल लैंग्वेज लिखने वाले जो हमारे बच्चे हैं ना, कि भाई हाँ फॉरेन कंपनी आई पे लेके आए, भाई उसका तो नंबर कट होगा ही। ठीक, चलो कितने पॉइंट? 6 पॉइंट याद हो गए। कंपनी क्या लेकर आ रही है? बोनस इशू लेके आ रही है। अब तो चल के नीचे से चलो यार, ठीक है नीचे चलो। ये बुक है ना, ऐसे ऐसे बना रही है डायग्राम, लिखा है यही है ना, राइट इशू इंडियन डिपॉजिटरी से फॉरेन कंपनी लेकर आ रही है राइट इशू। इनिशियल पब्लिक ऑफर कौन लेके आ रहा है? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। लिस्टिंग ऑन दी कौन है? इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म, थ्रू अ इशू और विदाउट अ इशू। ये बाद में बताऊंगी, बस ये थ्रू विथ विदाउट ये सब नहीं समझो, आपको ये बोलना है इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म कंपनी ये लेकर आ रही है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या बोला? बोनस। फटाफट अभी कभी याद करो, अभी मैं पूछूंगी 10 के 10 पॉइंट जल्दी, मुझे 10 के 10 पॉइंट पूरे चाहिए। हाँ, स्टार्टअप लिख देना दोनों साथ में, है ना, फटाफट याद करो। पूछूंगी सिद्धार्थ, किस किस से पूछूंगी? शुरूबी से पूछूंगी, सिद्धार्थ से पूछूंगी जो बात कर रहे हैं। थोड़ा याद करने के तरीके को समझो, तुमको ऐसे नहीं करना होता है कि बस आपको क्या करना है कि जो सीक्वेंस दे रखा है इसकी फोटो, जो ऊपर ऑलरेडी जो चीजें याद हो चुकी है उससे भी तो कनेक्ट कर सकते हो, उसमें क्या और एक्स्ट्रा है उसे बस पुट कर दो। तरीका ये है याद करने का, बन जाएगा क्या? पक्का? चलो तो आज बस इतना ही पढ़ाऊंगी, है ना। सभा को करती हूँ समाप्त, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों, आगे चलकर इसकी और गहराइयों में जाते जाएंगे, ठीक है। तो सभा को करते हैं समाप्त।